कांग्रेस मुख्य सचेतक और आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने गुरुवार को सीकर में बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे खान ने वक्फ संशोधन एक्ट और डिटेंशन सेंटरों को लेकर सरकार की नीतियों को संविधान के खिलाफ और एक धर्म विशेष के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जुल्म की नीति पर उतर आई है और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। रफीक खान ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल जो अब कानून बन चुका है, एक वर्ग और धर्म विशेष को निशाना बनाकर लाया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट के खिलाफ रीट दायर करने की बात दोहराई। खान ने कहा कि वक्फ बोर्ड सिर्फ केयर टेकर है, जिसमें यूजर और डोनेशन के रूप में मिली संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों को बदला नहीं जा सकता। यह बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। खान ने डिटेंशन सेंटरों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर भारतीय मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। डिटेंशन सेंटरों में भारत के नागरिकों को डाला गया, जिनका जन्म स्थान राजस्थान और भारत के अन्य राज्यों में हुआ। उनके पास जमीन के कागजात तक है। पुलिस अब धीरे धीरे उन्हें छोड़ रही है, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि ऊपर से दबाव है। खान ने दावा किया कि उन्होंने नागरिकों के हक के लिए लड़ाई लड़ी है। मंत्री के बयान और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को धमकाना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बयान, और अफसोस तो तब है कि जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद जिस पेशे से हैं वो वकालत से जुड़ा हुआ है, जुडिशरी से डायरेक्ट ताल्लुकात है, और वो डिफरेंस समझते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑरा क्या है और किस डेमोक्रेसी में जुडिशरी का क्या दायरा है और पार्लियामेंट का क्या दायरा है। पार्लियामेंट में आपने एक्ट बना दिया। ये एक्ट, सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक्ट इनवैलिड एक्ट है। ये इनवैलिड कैसे है कि कोई भी कानून, कोई भी संशोधन जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाके लिया जाता है, वो संविधान लागू, वो अमेंडमेंट लागू नहीं किया जा सकता। कैसे लागू नहीं किया जा सकता कि आप एक ऐसा बिल लेके आ रहे हो जो पर्टिकुलर एक समाज को आहत कर रहा है। आर्टिकल 29-30 है, आर्टिकल 25-26 है, 11-12 है। आपको देश के अंदर अपने अपने धर्म की, अपनी जाति की और अपने धर्म से रिलेटेड सारे क्रियाक्रम करने की इजाज़त देता है। आपने क्या किया? आपने सिर्फ वक्फ बोर्ड को चुन लिया। अच्छा, वक्फ बोर्ड क्या है? कोई वक्फ बोर्ड की संपत्तियां तो है नहीं। वक्फ बोर्ड तो उन संपत्तियों का केयर टेकर है जो संपत्तियां माइनॉरिटी के किसी न किसी काम में आ रही है। कोई कब्रिस्तान है, कोई ईदगाह है, कोई जामा मस्जिद है, कोई दरगाह है, कोई मस्जिद है। ऐसी संपत्तियां, दो तरीके से संपत्तियां आई हुई है वक्फ बोर्ड में, एक यूज़र की हैसियत से और एक डोनेशन से। जब यूज़र की हैसियत से संपत्ति आती है तो उसमें कहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि आज़ादी के बाद से लेके अब तक, जब हमें आज़ादी मिली तो जो संपत्ति शमशान की थी वो शमशान के नाम दर्ज हो गई, जो किसी बड़े तीर्थ स्थल की संपत्ति थी वो तीर्थ स्थल के नाम दर्ज हो गई, जो किसी मंदिर की थी मंदिर के नाम दर्ज हो गई। तो शमशान के नाम दर्ज हो गई, उसका तो हम कागज़ नहीं मांगेंगे, और कब्रिस्तान के नाम दर्ज हो गए, उसका हम कागज़ मांगेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। संपत्तियां यूज़र की हैसियत से खाली मुस्लिम धर्म की इंदराज नहीं हुई है। संपत्तियां पूरे देश में सभी धर्मों की, जो गुरुद्वारे की थी गुरुद्वारे के नाम दर्ज हो गई, जो शमशान की थी शमशान के नाम हो गई, जो मंदिर की थी मंदिर के नाम हो गई, जो मिशनरीज की थी मिशनरीज के नाम हो गई, जो जैन समाज की थी वो जैन समाज के नाम हो गई, जो बौद्ध समाज की थी वो बौद्ध समाज के नाम हो गई। आप खाली वक्त की संपत्ति को उसमें ले रहे हो, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और ये आर्टिकल 29-30 का उल्लंघन है, आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। हमें धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अगर ऐसा हो सकता, मैं आप सब पत्रकारों को बताना चाह रहा हूँ, अगर ऐसा हो सकता तो संविधान में एक अमेंडमेंट और हो जाता। ये क्यों नहीं हो सकता, उसको समझाने के लिए एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी ये कहती है कि हमारे पास बहुमत है लोकसभा में, हमने बहुमत से पास करा लिया, हमारे पास राज्यसभा में बहुमत है, हमने राज्यसभा में पास करा लिया। तो अगर ऐसा आप कर सकते तो एक बिल और ले आते, और लाते कि नरेंद्र मोदी जी आने वाले 20 साल पीएम रहेंगे, बीजेपी का ही राज रहेगा, ले आते। लोकसभा में बहुमत है, पास करा लेते, राज्यसभा में पास करा लेते। लेकिन करा नहीं सकते, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता। 5 साल टेन्योर खत्म होने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अलग पावर है, अलग बॉडी एक्टिव हो जाएगी।
संविधान के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस की एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया का आपको पालन करना पड़ेगा। ऐसे ही धार्मिक स्वतंत्रता की एक, संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की एक जगह है, उसको आप उल्लंघन नहीं कर सकते। तो यूज़र की हैसियत से नहीं कर सकते, धार्मिक स्वतंत्रता की हैसियत से नहीं कर सकते। तो ये डायरेक्टली संविधान का उल्लंघन है। और फिर आप जुडिशरी को डरा रहे हो। ऐसे जुडिशरी को डरा करके आप फैसले नहीं करा सकते। देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सबको इस मामले में जागरूकता रखनी चाहिए और जागरूकता रख के इस फैसले की खिलाफत करनी चाहिए। जयपुर के विधायक बाल मुकुंदाचार्य है, वो भी विशेष समुदाय के लिए लगातार जो आक्रामकता रहते हैं, रवैया अपना रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले भी ऐसे मामले सामने आए। उनको लेकर के मैं बहुत बातें कह चुका हूँ और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ। अलग से आज मैं सीकर में आया हुआ हूँ। अभी तो जो जिस तरह की कानून व्यवस्था चल रही है पूरे देश के अंदर, वो बात करो आप। महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं। एक तरफ मैं सीकर की आवाम से भी कहना चाहता हूँ, बांग्लादेशियों की आड़ के अंदर, जो आप नहीं पूछ रहे वो भी सुनो आप मेरे से, बांग्लादेशियों की आड़ के अंदर आदमी उठा करके डिपोर्ट कर रहे हो। आप बांग्लादेशियों को भेजो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम साथ देंगे आपका। लेकिन आप बांग्लादेशियों के नाम पे सिर्फ मुसलमानों को उठाओ और उनको डिपोर्ट करने की कोशिश करो, ये तरीका ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। मेरे यहाँ एक थाने में 54 आदमी बंद कर दिए एक आदमी ने। मैंने पूरी उनकी डिटेल ली और जब मालूम किया तो ऐसे ऐसे आदमी निकल गए जिनकी 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 रिहाइश के प्रमाण पत्र, जिनकी संपत्ति के प्रमाण पत्र 1960 तक के मिल गए। तो 1960 में कौन सा बांग्लादेश था भाई? 1960 में रहने वाले आदमी को आपने डिपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हो, जो जनरेशन से हिंदुस्तान का बासिंदा है। हिंदुस्तान को आज़ादी किसी समुदाय विशेष ने नहीं दी है। हिंदुस्तान को आज़ादी किसी पॉलिटिकल पार्टी, आरएसएस कहाँ थी उस वक्त? आरएसएस तो घर में सो रही थी, आरएसएस तो तनख्वाह लेती थी अंग्रेजों से। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके लड़े। आज डिवीज़न की राजनीति हो रही है देश के अंदर, डिवीज़न की राजनीति हो रही है, वो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। तो मैं ये कह सकता हूँ, ऐसे काम नहीं होने चाहिए। आप टारगेट करो, सबको बराबर टारगेट करो और बराबर टारगेट करो। उसमें भी आप जो भी जाति धर्म का आदमी हो, अगर उसके हिंदुस्तान में रिहाइश के प्रमाण पत्र हैं तो उनको आप किसी एक समाज को टारगेट करके उनको बेदखल नहीं कर सकते हो। तो ये जुल्म की नीति पे आ गई है बीजेपी, लेकर के होटलों तक पहुंचा रही है और दूसरी तरफ बांग्लादेशी जैसे मुद्दे भी हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि पुलिस खुद क्रिमिनल्स को होटल में ले जाए, पुलिस खुद पैरोकार बन जाए। अरे जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कैसे कानून व्यवस्था चलेगी? और ये जो मैं आपको बांग्लादेशी वाला ऑर्डर बता रहा हूँ, आप मेरे से, मैं यहाँ अभी सीकर में, इसलिए आपको डिटेल शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो आप जयपुर में अपने किसी साथी से कहोगे तो मेरे से डिटेल लेंगे कि सारे आदमी इस बात के लिए उठा लिए कि ऊपर से आदेश आ रहे हैं। जब मैंने ऊपर बात करी, अधिकारियों से बात करी, तो उन्होंने कहा कि जिनके पास वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, या उनके कोई रिहाइश के प्रमाण पत्र है, उनकी पैदाइश के प्रमाण पत्र है, ये डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये शो करता है कि ये हिंदुस्तानी है। तो इनिशियली तो मैं, जो राजस्थान में रहने वाले लोग थे, उनकी पैरवी कर रहा था। फिर जब मैंने देखा कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसमें जुल्म हो रहा है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, तो मैंने जो भी आदमी हिंदुस्तान का रहने वाला था उन सब की पैरवी की। और मुझे खुशी है कि कल भी काफ़ी सारे आदमी छोड़े। जो लास्ट लॉट बचा हुआ था वो कल छूटे हैं काफ़ी सारे लोग बाग। और सीकर में जिस तरह से हुआ, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कार्रवाई सीकर में होनी चाहिए थी। और जहाँ तक कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, क्राइम रेट बढ़ गई है, किसी को अंदाज़ा ही नहीं है। हर गली कूचे में जब पुलिस वाले ही क्रिमिनल की पैरवी करने लग जाएंगे और उनका पहरा करने लग जाएंगे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ गृह मंत्री से कि क्या लालच है ऐसा, क्या वजह है ऐसी कि लोग बाग नशे में डूबे जा रहे हैं और आपके सरकार के, आपके आदमी खुद उनकी चौकीदारी कर रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, पूरे देश में जो हो रहा है, कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो कहीं ना कहीं एक्सटॉर्शन और षड्यंत्र की बू आ रही है। एक तरफ तो आप बांग्लादेशियों को उठा रहे हो, एक तरफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर आपके आदमी मीटिंगें कर रहे हैं, वहाँ आप लेके आ रहे हो। ऐसा, ये पहला ऐसी नज़ीर है पूरे देश के अंदर कि मुसलमान रिलीफ नहीं मांग रहे हैं और आप खुद कह रहे हो कि नहीं हम करना चाह रहे हैं।
अरे जो जहाँ जुल्म हो रहा है वहाँ तो कर नहीं रहे हो आप। जहाँ मंदिर माफी की ज़मीनें भूमाफिया मिल करके बेच गए उस पर कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हो, और आप कह रहे हो कि हम इसमें न्याय करना चाह रहे हैं और मीटिंगें कर रहे हो। और एक तरफ आप पाकिस्तान से वॉर कर रहे हो, एक तरफ आप सिंदूर बांट रहे हो, और एक तरफ आप सोफिया कुरैशी को मॉडल बना के दिखा रहे हो, एक तरफ आप 3 मुस्लिम एमपीओ को वहाँ बाहर भेज रहे हो कि हमारे यहाँ ऐसा माहौल चल रहा है। तो इस तरह दिखावटी काम नहीं करें, धरातल पे काम करें। इस बात का जवाब देवें कि पहलगाम जितना प्रयास आप अपनी छवि के लिए पूरी दुनिया में कर रहे हो, उससे 5% प्रयास करो और उन मुलजिमों को, उन आतंकवादियों को ढूंढो जिन्होंने यहाँ हत्याएं की, जिन्होंने बेगुनाह लोगों को मारा। उनको आज इतना 1 महीना से ऊपर हो गया, आप अभी तक ये नहीं बता पाए कि कितने आतंकवादी थे और कहाँ से आए, किसने मारा, कैसे मारा, कौन लोग थे। उनके अभी तक उनके बारे में कोई पुष्टि नहीं कर रहे हो। अभी न केवल पहलगाम बल्कि पुलवामा भी अभी गुत्थी बना हुआ है, और फिर आप इमेज के लिए जा रहे हो। इमेज से पहले ये बताओ देश को कि ये नेशनल सिक्योरिटी फेलियर कैसे हुआ और कौन रिस्पॉन्सिबल था इस सिक्योरिटी फेलियर का। उन पे कार्रवाई हो, उन लोगों पे कार्रवाई हो जिन्होंने ये हत्याएं की, ये जुल्म किया। तो देश के अंदर एक मैसेज जाए कि देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, आवाम महफूज है, आवाम सुरक्षित है।